कैसे कम तीन। ठीक, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी ना। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? तो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी 4th सेम का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपने हुक्स लॉ तक पढ़ा था। आज तारीख है 1/4/2026। मुझे उम्मीद है आप लोग सो रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोग जाग रहे हैं। और ध्यान दीजिए, आधे घंटे बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नोट्स तैयार करिए, परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो हुक्स लॉ के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तो हेडिंग लगा लीजिए, पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। हेडिंग लग गई। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है एब्जॉर्प्शन बैंड, वो भी कौन सी? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की निम्नलिखित फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नोट्स बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ ए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन depends upon following factors। पहला लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड। जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ, कितना मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रेंथ of the bond or force constant of the bond, force constant of the bonds। दोनों की मीनिंग सेम है, या तो फोर्स कांस्टेंट हम जान जाए या तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जान जाए। ठीक है, बात समझ में आई? अब समझिए, जितना स्ट्रांगर बॉन्ड होगा उतनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वीक होता है, तो सिंगल बॉन्ड लेस देन डबल बॉन्ड, लेस देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लिख डालिए, स्ट्रांगर द बॉन्ड
greater will be the frequency of absorption। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल शब्दों में कहें तो जो सिंगल बॉन्ड होता है लेस देन डबल बॉन्ड होता है और लेस देन ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात समझ में आई कि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी या बॉन्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी। ठीक, जैसे एग्जांपल समझिए, द ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग लाइक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हायर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करता है 2300 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? कार्बन कार्बन में मिलेगा और कार्बन नाइट्रोजन में मिलेगा। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड एब्जॉर्ब्स हायर फ्रीक्वेंसी कितना रेंज बताया मैंने? 2300 से 2000 तक। 2300 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें जैसे एग्जांपल समझिए तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, सबसे ज्यादा इसकी होती है 2300 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, और डबल बॉन्ड की जो होती है, एग्जांपल में पहला समझिए, दूसरा देखिए। इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड बॉन्ड फ्रीक्वेंसी जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है 1900 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स की होती है। जैसे समझिए एग्जांपल यही मैं दे रहा हूं शॉर्टकट में कि कार्बन कार्बन बीच के डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? 1900 से 1500। ये सारे डाटा आपको याद करने होंगे। इट इज क्लियर? और आईआर में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए। बाबू एक स्क्रीनशॉट लेना है, देखें स्क्रीनशॉट एआई के फोटो खींचे, लड़का कह रहे उठा दीजिए कि पीडीएफ जो सब बोर्डवा लिखा था ऊपर पीडीएफ भेज दिया अगर हम सकते। एक पीडीएफ कैसे बने? बोल कटे मत हटिए। हाँ रुकल है। वीडियो पास करेगा कि काट दी है? चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने देखा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अब आइए सिंगल बॉन्ड की तरफ। इसमें आइए सिंगल बॉन्ड की। ठीक ना, सिंगल बॉन्ड जो एब्जॉर्प्शन लेता है वह 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच लेता है। तीसरा एग्जांपल देखिए, इन सिंगल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन आर
बॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितने के बीच है? 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स तक है, ठीक ना। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आएगा, और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग हम पढ़ते हैं, मास ऑफ एटम्स ऑफ द बॉन्ड। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? द मास ऑफ एटम्स इन ए बॉन्ड। जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें जो एटम लगे हुए हैं उनके मास कैसे हैं, ठीक है, उनके मास कैसे हैं। बात समझ में आ गई? अब समझिए, हुक्स लॉ में एक आपने देखा था कि रिड्यूस मास म्यू। म्यू क्या था बेटा? m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। समझिए, जितना हल्का एटम होगा, जिसका मास कम होगा, उसका रिड्यूस मास कम होगा। अगर रिड्यूस मास कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हायर होगी। हुक्स लॉ के में आपने पढ़ा था, ठीक ना, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी का संबंध रिड्यूस मास से दिखाया था। तो रिड्यूस मास किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ एटम पर। जितना कम मास होगा एटम का जो बॉन्ड को फॉर्म किए हुए हैं, उतना कम रिड्यूस मास आएगा। जब रिड्यूस मास कम होगा तो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, ठीक है। तो नोट्स लिखिए, लोअर द masses of the atoms forming the bond, lower will be the reduced mass. Lower will be the reduced mass. अब रिड्यूस मास कम होगा तो क्या होगा परिणाम? एंड देयरफॉर हायर विल बी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। तो इनका जो स्ट्रेचिंग या वेव नंबर होगा वो 3700 से 2630 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। The wave number on the range of the wave number in the range, इनकी मैं बात कर रहा हूं, इन तीनों की, इनकी रेंज जो होगी 3700 से शुरुआत होगी और 2630 तक जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई नहीं? अब इसमें से एक एक का मैं सिखा दे रहा हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए 3570 होगी फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन
इसके लिए जो होगा 3570 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। बात क्लियर? समझ में आ रही है कि नहीं? और इसमें समझ लीजिए, एंड फॉर ऑक्सीजन ड्यूटेरियम सबसे कम पर कौन आता है? 2630 सेंटीमीटर इनवर्स पर ऑक्सीजन ड्यूटेरियम आती है। ठीक है। अब मास के आधार पर जो एटम का मास होगा उस हिसाब से हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बता सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन किस क्रम में होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ masses of atoms we expected the stretching frequency to decrease in the following order. To decrease in the following order. कि निम्न क्रम में, हम कैसा लिख रहे हैं? घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसका नोट्स बनाइए। ऊपर का थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, फिर नीचे लिखता हूं। तो सबसे ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। फिर नंबर आता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। फिर नंबर आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। फिर नंबर आता है फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये क्रम आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक, ये क्रम आप क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर। कार्बन का सबसे कम तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन का मास कार्बन से ज्यादा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन से कम। ठीक, बात समझ में आई? ये तो मास के आधार पर हो गया। इसको हाई स्टार लगा लीजिएगा। क्यों लगा लीजिएगा? कारण उसका है कि ये तो मास के आधार पर हमने लिख लिया, लेकिन फोर्स कांस्टेंट के आधार पर ये जस्ट उल्टा है। अब आप जानते हैं हुक्स लॉ कहता है कि F इक्वल टू माइनस ऑफ kx। तो k भी वो फैक्टर है फोर्स कांस्टेंट जिस पर यह बल निर्भर करता है। मास के आधार पर तो यह हो गया, लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट k पर आएंगे तो यह क्रम उल्टा हो जाएगा। इसीलिए कहा मैंने कि इसको क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। ठीक, क्योंकि वास्तविक जो प्रैक्टिस होगी, जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे, तो वहां जो रीस्टोरिंग फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट K, और इनका फोर्स कांस्टेंट जस्ट उल्टा है। तो हम यहां शॉर्ट में लिखेंगे इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब हम वास्तव में जाएंगे, वी ऑब्जर्व्ड
आयन इंक्रीज, आयन इंक्रीज, बढ़ते हुए क्रम में पाएंगे। दिस इज बिकॉज, कारण बता रहा हूं, दिस इज बिकॉज द फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेज, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट को किससे दिखाते थे हुक्स लॉ में? स्मॉल के से। यह क्या करता है? इंक्रीजेज, बढ़ता है। और फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ेगी किस ऑर्डर में? इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में बढ़ता है कि सी एच लेस देन हो जाता है एन एच, लेस देन ओ एच, लेस देन एफ एच। फोर्स कांस्टेंट इस क्रम में बढ़ता है। ठीक है, अब इन दोनों इफेक्ट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। एक तो फोर्स कांस्टेंट के आधार पर ये ऑर्डर रहा और मास के आधार पर ये ऑर्डर रहा। ठीक है, तो कंबाइंड इफेक्ट पढ़ते हैं इन दोनों का। विद द कंबाइंड इफेक्ट of the two factors, जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच पाया जाता है वह 4138 सेंटीमीटर इनवर्स पाया जाता है। अब यहीं से डाटा आप मैच करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी पाई जाती है वो 3570 पाई जाती है। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है वह 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पाई जाती है। और सबसे कम पर आ गया कार्बन और हाइड्रोजन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर यह पाया जाता है। अब आप देखिए इस ऑर्डर से चलते तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सबसे ज्यादा होना चाहिए था, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच सबसे कम है। इस ऑर्डर पर चलते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन का सबसे कम, सही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का उससे ज्यादा, ये सही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इससे ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी हमको एक्सपेरिमेंटली देखना है। कैसा देखना है? एक्सपेरिमेंटली। ये जो डाटा दिए गए हैं ये एक्सपेरिमेंटली है। कैसे है? एक्सपेरिमेंटली है। तो हम थ्योरेटिकल को नहीं मानेंगे। किसको मानना है आपको? एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंसीडर करना है। ठीक है, आप इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स को तैयार करिए। जहां जो ना चीजें समझ में आए वो कमेंट्स में हमको बता दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। अब वो कौन कौन से कारक हैं जो एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को प्रभावित करते हैं? ठीक है, पहला कारक होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ठीक, तो हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग
the intensity of absorption band are as, पहला लिखते हैं, जो पहला कारक है जो इंटेंसिटी को प्रभावित करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल कि जो सैंपल है वो डाइल्यूट है कि कांक है। कांक होने का मतलब होता है बेटा कि दिए गए क्षेत्र में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा, ठीक है। डाइल्यूट होने का मतलब दिए गए रीजन में मॉलिक्यूल की संख्या कम। अब हमारे केमिस्ट्री में पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन बैंड की ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल की संख्या कम है तो एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एक लाइन बताना है कि ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है तो ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। अगर मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा फैक्टर क्या है, जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्ट्रांगर होगा, ज्यादा स्ट्रांगर होगा। बात समझ में आई कि अगर हायर द डाइपोल मोमेंट चेंज स्ट्रांगर इज द एब्जॉर्प्शन। लिखिए, हायर द डाइपोल मोमेंट चेंज यानी मैग्नीट्यूड, हेडिंग डालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट किससे दिखाते हैं इसको, म्यू से। तो डाइपोल मोमेंट का जो चेंज होगा उस पर डिपेंड करता है। हायर द डाइपोल मोमेंट चेंज, हायर, ये हेडिंग है, हायर द डाइपोल मोमेंट चेंज स्ट्रांगर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल से चलते हैं। आप समझिए जरा सा कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो CH2, एक इधर लगा हो CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप इधर लगा हुआ हो। 2 मेथाइल प्रोपीन है, ये क्या है, 2 मेथाइल प्रोपीन है ये।
अब जरा सा समझिए कि इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, यानी इसका म्यू ग्रेटर देन 0 है चाहे जो आए। अब इस कंपाउंड को देखिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक इधर CH3 एक इधर CH3, एक इधर CH3 और एक इधर CH3। जरा ध्यान समझिए, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इसका इधर होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, ठीक। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो इसका म्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इसका म्यू क्या है, 0 है, ठीक। अब इनका एब्जॉर्प्शन देखा गया, कितना देखा गया, एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन आया वो 1640 सेंटीमीटर इनवर्स पर इसने एब्जॉर्प्शन लिया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है नॉट एट 1640 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इस मॉलिक्यूल ने 1640 पर एब्जॉर्प्शन नहीं लिया, इसने क्या किया, 1640 पर एब्जॉर्प्शन लिया। तो इतने चीजों का आप नोट्स बनाइए, फिर मैं इसको रफ करूं, आगे चलूं। 1 मिनट के लिए आपके सामने से हट जाता हूं, आप इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बना लिए होंगे। वीडियो को रोक कर नोट्स बनाइए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, रेंज एंड यूनिट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेंज एंड यूनिट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेंज तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही, आज दूसरी यूनिट में बताता हूं। IR रीजन का जो रेंज है 800 से 20,000 नैनोमीटर है। IR हैज या IR रीजन लिखिए, IR रीजन हैज द रेंज, रेंज कहां शुरू है, 800 से 20,000 नैनोमीटर, 800 से 20,000 नैनोमीटर। ये देखिए यूनिट बदल गई है, यूनिट क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो वेव नंबर होती है, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है किसकी, रेडिएशन पर सेंटीमीटर की, इसी का उपयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब द IR स्पेक्ट्रा। नई चीजें बता रहा हूं। द वेव नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, विच इज द, ये न्यू बार क्या है, विच इज द नंबर ऑफ, विच इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्या है ये, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन, ऑफ द रेडिएशन पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। यही वह है जो यूज किया जाता है, इज यूज्ड
टू डिस्क्राइब IR स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा। अब इस न्यू बार की यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। द यूनिट ऑफ न्यू बार इज सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। अदर यूनिट भी है, जैसे माइक्रोमीटर है। अदर यूनिट इज म्यूएम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? म्यूएम। पढ़ा जाता है माइक्रोमीटर। क्या पढ़ा जाता है? माइक्रोमीटर पढ़ा जाता है। अब माइक्रोमीटर और सेंटीमीटर में एक अच्छा सा संबंध है, यानी यूनिट कन्वर्जन के लिए इसको याद रखिएगा। एक तो बड़ी यूनिट दिखाई जाती है सेंटीमीटर इनवर्स से, अदर यूनिट इसकी है माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रोमीटर। मीटर, माइक्रोमीटर और सेंटीमीटर ये यूनिट कन्वर्जन में काम करेंगी। द रिलेशन बिटवीन किसमें? माइक्रोमीटर एंड सेंटीमीटर इनवर्स इज, ये हमेशा याद रखिएगा कि एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक। कभी कभी वेवलेंथ आपको माइक्रोमीटर में दी होगी, तो एक यह आपको याद करना है बेटा, यूनिट का कन्वर्जन। अगर कभी कभी जो वेवलेंथ है माइक्रोमीटर में दिया गया हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का तरीका, इफ लैम्डा इज गिवन इन माइक्रोमीटर देन, तो वेव नंबर निकालने का तरीका होता है कि न्यू बार इजकल टू 1 लैम्डा इंटू 10⁴ ऐसा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻4 ऊपर भेज दें, या न्यू बार इजकल टू 10⁻4 लैम्डा, तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो वे बच्चे जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में, तो ये डाटा आप याद रखेंगे यूनिट कन्वर्जन का। ठीक, बात समझ में आई? तो आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे IR जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, कुछ इम्पॉर्टेंट बैंड्स हैं, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। IR स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो कॉमन है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो कॉमन है, उसमें आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।